हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील दत्त पलोनी और मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है ACF 2019 जो परीक्षा थी उसमें मैं रैंक 32 लेके सफल हुआ हूँ। और अभी मैं यहाँ पे संवेग IAS से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ संवेग IAS में। जैसे कि अभी UKPSC जो FRO का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीलिम्स हो चुका है और मेरे पास काफ़ी क्वेरीज भी आ रही थी कि सर मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट थे वो एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड सेकंड जो सब्जेक्ट था दैट वाज एनवायरमेंटल साइंस। तो जनरली FRO मेंस जो क्वेरीज जो मेरे पास आ रही थी कि सर खासकर एनवायरमेंटल साइंस के रिगार्डिंग कि सर इसको कैसे मेंस के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो जो एनवायरमेंटल साइंस का जो सब्जेक्ट है अभी ACF मेंस में भी एक्चुअली हम देखें तो सिलेबस जो है FRO का भी और ACF का भी ऑलमोस्ट सेम, मतलब कि सिलेबस बिल्कुल सेम है, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। और एनवायरमेंटल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इसको ऑप्ट करते हैं। तो इसको मेंस में कैसे इसको हम हैंडल करेंगे, कैसे इसमें अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे जितना जो भी हेल्प हो सकती है वो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो लोग भी FRO मेंस के लिए जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो रहा है और जो तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस को देखें, मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा, अगर आपको सही लगे तो आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले आप सिलेबस का जो मेंस का आपका सिलेबस है उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए। सिलेबस का एक आप प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको कहीं पे आप रूम में अपने जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए और उसको टाइम टू टाइम आपको उसको देखते रहिए। आपको ऑलमोस्ट सिलेबस जो आपको वो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। वो सिलेबस जो है आपको आप प्रिपरेशन आप अपनी कुछ इस तरीके से कीजिए कि सिलेबस आपको सबसे पहले वो याद हो जाना चाहिए। उसको स्कैटर्ड कर दीजिए, सिलेबस को अलग अलग उसमें ब्रेक कर लीजिए। सेकेंड जो है, अगर आप सिलेबस को देखोगे, एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस जो है आपको, जब आप इसको पहली बार देखोगे तो सिलेबस आपको बिल्कुल आप देखोगे कि काफ़ी इजी सा सिलेबस है, तो एनवायरमेंटल साइंस हम आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी स्कैटर्ड है। अगर आप ध्यान से देखें तो सिलेबस इसका काफ़ी स्कैटर्ड है। मतलब स्कैटर्ड का मतलब हो गया कि सिलेबस कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि इसमें आपको कुछ पोर्शन आपको बायो का भी मिलेगा, बायोलॉजी का, बायोलॉजी और लाइफ साइंसेज का। कुछ पोर्शन आपको इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलेगा, ज्योग्राफी। कुछ पोर्शन आपको इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलेगा, केमिस्ट्री। देन कुछ पोर्शन इसमें, ऑब्वियसली नाम ही इसका एनवायरमेंटल साइंस है तो एनवायरमेंट से रिलेटेड भी आपको इसमें कुछ पोर्शन मिलेगा। और जनरली इसमें एनवायरमेंट में खासकर जो ज़्यादा फोकस जो इनका रहता है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो सिलेबस अगर हम इसका देखें तो दिखने में काफ़ी इजी लगता है, लेकिन अगर इसको हम थॉरोली स्टडी करें तो काफ़ी स्कैटर्ड सिलेबस है। आपको ये कहीं पे भी एक इसकी कोई एक कंप्लीट बुक नहीं होगी कि आपने एक बुक उठा ली और उससे आप तैयारी कर रहे हो। तो इसीलिए ये सिलेबस जो है काफ़ी स्कैटर टाइप का दिखता है। इसके लिए आपको बायोलॉजी की बुक्स में भी इसको सर्च करना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी देखनी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, इन्वायरमेंटल तो इन्वायरमेंट भी इसका सर्च करना पड़ेगा। तो सिलेबस ये अपने आप में काफ़ी वास्ट सिलेबस है जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में कंसाइज करके आपके सामने ये जो सिलेबस है आपका ये आपके दिया इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। तो अब हम इस सिलेबस को कैसे इसको अप्रोच करें, कैसे हम इसको स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस देखें
तो सबसे पहला जो सिलेबस का इसमें जो सबसे पहला जो पोर्शन है दैट इज लाइफ साइंस। अब मैं आपको हल्का सा इसके बारे में ब्रीफ कर रहा हूं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसको हम अप्रोच करेंगे। लाइफ साइंसेज, लाइफ साइंसेज और आप बायोलॉजी इसको बोल दीजिए। लाइफ साइंसेज में आपके पास सिंपल सबसे मेन जो बात है वो है आपको सिलेबस के साथ स्टिक होके अपनी तैयारी करनी है। बिल्कुल सिलेबस के साथ चिपक के चलना है आपको। ये नहीं कि इसमें कुछ आप ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़िए। खासकर जो टॉपिक आपको जो भी आपका सिलेबस में लिखा हुआ है उसको आप जरूर से इसको सर्च करके या कहीं से किसी भी बुक से, इसके लिए मैं खासकर आपको कहना चाहूंगा जो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ब्रांचेस, स्कोप, देन माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, लाइफ इन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, ये सारे टॉपिक ये आपको बायोलॉजी की जो बुक है एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th, काफी इसमें से काफी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको यहां मिल जाएंगे। इवन की कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आपको इवन की क्लास 9th और क्लास 10th की जो बुक्स होती हैं उनमें भी मिल सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी वाला जो सारा पोर्शन है, जैसे टेक्सोनॉमिकल प्रिंसिपल एंड इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, इसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इवन की बुक में भी नहीं मिलेंगे आपको। या अगर कोई किसी की कोर ब्रांच अगर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी की कोर ब्रांच अगर किसी की बायोलॉजी है देन वहां पे उन बुक्स में मिल सकता है। नहीं तो आपको कुछ टॉपिक आपको यहां पे मिल जाएंगे। मींस कि अगर मैं सिलेबस को डिवाइड करूं, यहां पे अगर हम देखें तो अगर 25% सिलेबस ये मान लीजिए, 25% सिलेबस ये मान लीजिए, 25% सिलेबस ये मान लीजिए और 25% सिलेबस ये मान लीजिए। तो ये जो 25% सिलेबस है, ये जो सिलेबस है ये सारा का सारा आपको यहां नहीं मिलेगा। कुछ टॉपिक जरूर आपको यहां मिल जाएंगे, लेकिन कुछ आपको अपने लेवल पे सर्च करके आप गूगल करिए, यूट्यूब में कोई चैनल फॉलो कीजिए वो यहाँ वहां पे, या आप संवेग आईएएस में ज्वाइन कीजिए। कुछ टॉपिक आपको सर्च करके वहां से आपको ये नोट करने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड जो पोर्शन है वो हम ज्योग्राफी को लेते हैं। ज्योग्राफी में भी कई सारे टॉपिक हैं, जैसे प्रेशर विंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, रॉक्स हो गए, कितने टाइप्स के रॉक्स हैं, रॉक्स हो गए, प्रेशर, टाइप्स ऑफ विंड्स, विंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहां पे। तो हम ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। तो इसमें ये कई सारे टॉपिक्स हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कितनी लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर में कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। उसके बाद रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लाउड्स हो गए, विंड्स, इसमें कुछ साइकिल्स भी होती हैं, जैसे रॉक साइकिल हो गया, यहां पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, मिनरल्स, यहां पे सर्टेन जो खासकर जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं हमारे वो हो गए। देन सॉइल, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ज्योग्राफी में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको जनरली अगेन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी आपको सर्च करके कुछ टॉपिक्स आपको यहां पे मिलेंगे, कुछ आपको गूगल पे या यूट्यूब की मदद से आपको सर्च करने पड़ेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है वो कंसिस्ट है केमिस्ट्री। अब ये जो पोर्शन है, अगर मैं 25% सिलेबस इसका मान लेता हूं, इसमें खासकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन, इसका कंपोजिशन, देन आपका ओजोन लेयर। इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। दैट इज ओजोन लेयर और ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है। इसमें कई सारी रिएक्शंस भी हैं, इसमें कई सारी रिएक्शंस हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें भी सर्टेन रिएक्शंस हैं, इसमें भी कुछ रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी गैसेज हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है इसमें, एनवायरनमेंट खासकर इसमें जो बात की गई है, इसमें जनरली रिसोर्सेज के बारे में सारा डिस्कशन नेचुरल रिसोर्स के बारे में है। नेचुरल रिसोर्स के बारे में इसमें मेनली कि हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कौन से हैं, देन आपका फूड रिसोर्सेज कौन से हैं, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, देन आपका वाटर हो गया, वाटर, आपके फॉसिल फ्यूल्स, सॉइल एंड सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें जनरली फॉसिल फ्यूल भी इसी में आ गया। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिसके बारे में आपको जनरल इनकी बेसिक डेफिनेशन तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक्स में मिल ही जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन जो बनता है वो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट वेल्थ ऑफ इंडिया, डिस्कस व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, तो यहाँ पे आपको जो आप बुक में जो इसके बारे में जो भी नॉलेज गेन करते हो उसके अलावा आपको करंट में एनर्जी रिसोर्सेज में आपका करंट में इलेक्ट्रिसिटी में कितना कंट्रीब्यूशन है, कोल का कितना कंट्रीब्यूशन है, सपोज इसमें हाइड्रो का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये सारे जो हैं आपको ये डेटा आपको खासकर मैं इसमें बात करूंगा डेटा की, आपके पास इनसे रिलेटेड डेटा होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग को काफी इफेक्टिव बनाएगा। तो ये डेटा आपके पास होना चाहिए और ये सारा डेटा आपको इसके लिए आपको वेरियस रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी, जो वेरियस गवर्नमेंट जो रिपोर्ट आती हैं, गवर्नमेंट और इवन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब ये कम से कम ये 100 पेजेस की रिपोर्ट्स होती हैं, तो इससे आपको फिल्टर करके एक्सट्रैक्ट करके जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपका एग्जाम डिले हो जाएगा, तो जब एग्जाम डिले होगा तो उस बीच में ये डेटा भी चेंज हो सकता है, तो डेटा चेंज होगा तो उसकी भी आपको उसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है कि जो मैं एग्जाम में जो डेटा लिख रहा हूँ वो डेटा अप टू डेट है या नहीं है। तो डेटा अपडेटेड होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको इसकी ध्यान रखनी है। तो ये बेसिक जो है ये सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस कैसे स्कैटर्ड है। नेक्स्ट, अब इस सिलेबस को हम अप्रोच कैसे करें। पहले तो आपने अभी अगर हमने इसको चार पार्ट में तोड़ा था सिलेबस को,
अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, सिलेबस को कैसे इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था आप सिलेबस का एक प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको कहीं पे चिपका दीजिए। अब आप अगर इन 4 डिवीजन जो हैं, इन 4 डिवीजन में देखिए कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपका कौन सा है। कुछ लोग होंगे जिनको ज्योग्राफी जिनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे ज्योग्राफी में, कुछ लोग इन्वायरमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ लोग केमिस्ट्री में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे और कुछ लोग बायोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको सबसे इजी जो पोर्शन आपको लगता है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और सिलेबस के साथ चिपक के आपको चलना है। जो जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उनके बारे में आपको नॉलेज, उनके बारे में आपको नोट्स बनाने हैं। प्रिंट आउट के बाद आपको इसमें नोट्स बनाने हैं। इसके बाद इसके साथ साथ आप जो ओल्ड पेपर्स हैं इसमें अब तक आपके FRO जो एग्जाम हुआ है 2012, FRO 2015 और ACF का जो एग्जाम है 2019, ये जो 3 पेपर हैं मेंस के, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा आपको ओल्ड पेपर्स को आप इसको अच्छे से इसका एनालिसिस कीजिए, अच्छे से इसको एनालाइज कीजिए। FRO 2012, 2015 और 2019। ACF का जो लेवल है वो थोड़ा FRO के लेवल से आपको एक लेवल आप मिलेगा। FRO जो पेपर होगा आपका, बिल्कुल अगर आप सिलेबस के साथ स्टिक होकर चलते हैं, बिल्कुल सिलेबस के साथ स्टिक करके चलते हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार आपको पुराने पेपर जो हैं आप उसका एक बार उसको गो थ्रू होइए उसको, उसके बाद आप ये जो सिलेबस है इसमें आपको पता रहेगा कि इसको एनालाइज करने से क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि सिलेबस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कवर करना है। तो अब जब भी आप सिलेबस में जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, जब भी आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो उनको आप ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देके उनको उनके बारे में नोट्स बनाओगे। नेक्स्ट, अब जैसा कि मैं ये कहना चाहूंगा, कई लोग हैं जिनको कई सारा इसमें ऐसा डेटा है या रिपोर्ट्स हैं जिसके लिए आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आप समवेग IAS को ज्वाइन करते हैं, समवेग IAS या कोई भी जो भी आपको अच्छी कोचिंग मिलती है वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि बहुत ही स्कैटर्ड सिलेबस है। आपको जरूर इजी देखने में इजी लगेगा लेकिन काफी स्कैटर्ड सिलेबस है, इसलिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हो। तो समवेग IAS मतलब या फिर किसी और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं उस पर भी मैं एक बार फोकस डालना चाहूंगा। एक तो जो करंट के टॉपिक हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट के टॉपिक्स हैं, खासकर जैसे इसमें कोई गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, उसके बारे में जो आपको नॉलेज है वो आपको इवन आप गूगल से भी आपको मिल सकता है, या जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो वहां पे जो फैक्चुअल डेटा है या जो मैथमेटिकल डेटा है, इसके बारे में जो डेटा है इसकी आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। ये कई बार अपने से क्या होता है कि जो डेटा की फॉर्म में सर्टेन इंफॉर्मेशन होती है वो उसको कैसे फिल्टर करें, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करें, उसको कैसे पढ़ना है वो हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पे आप वो आपको अच्छे से वो आप चीज उसके बारे में आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। सेकंड चीज, जैसे मैंने पहले भी बात की है, जो रिपोर्ट्स होती हैं वेरियस, गवर्नमेंट रिपोर्ट हो गई, सर्टेन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो गई। अब ये 100 पेजेस की रिपोर्ट्स हैं, 100 पेजेस की इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं। तो इससे आप कैसे जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है केवल उतना ही आपको पढ़ना है, कंसाइज करके केवल उतना ही आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये आप अगर खुद से इसको प्रिपेयर करने लगे तो 100 पेज की रिपोर्ट्स में आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज पढ़नी है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे हेल्प हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, डिफिकल्टी इन सर्चिंग सम टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे
जिनको सर्च करने में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, जो इवन आप गूगल भी करोगे तब भी आपके पास कई सारे ऑप्शन तो आएंगे, बट उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, क्या वो रेलेवेंट है, तो उसकी जो रेलेवेंसी है वो आपको उससे पता नहीं चलेगा कि उसकी रेलेवेंसी आपके टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं है, आपको उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देन सर्टेन ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं कि कहाँ से आपको जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जो पीडीएफ्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उन टॉपिक्स को आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं, उसके बारे में नोट्स बना सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर हम पेपर का फॉर्मेट देखें, अगर हम पेपर को देखें, पेपर को एनालिसिस करें, तो आजकल जो इवन की जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी पेपर्स होते हैं, उनमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो पेपर का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल जनरल पेपर होते हैं। जो पेपर जो बनता है आपका वो बिल्कुल जनरल फॉर्म में बनता है। इवन कि अगर मैं ये कहूं कि आपका 70% क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस से आ रहे हैं, तो 30% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो करंट में जो आपके चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं, जो भी सिनेरियो है नेशनल लेवल पे या आपके खासकर उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी हो रहा है, वो टॉपिक्स जो हैं वो क्वेश्चन इन टॉपिक से आ रहे होंगे, बिल्कुल जनरल। अगर आप बुक ना भी पढ़ते हैं, कोई आप स्टैंडर्ड बुक ना भी फॉलो करते हैं, तो आप अपने आप को जो न्यूज़ जो है या करंट अफेयर्स जो है, इससे अपडेटेड रखिए। न्यूज़ जो हो गई और करंट अफेयर जो हो गई अपने लोकल उत्तराखंड के बारे में, और नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी न्यूज़ चल रही है उससे आपने आपको अपडेटेड रखिए। काफ़ी क्वेश्चन आपको इसके इर्द गिर्द ही मिलेंगे, इवन 50% क्वेश्चन आपको इसके इर्द गिर्द ही मिलेंगे। अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं भी फॉलो कर रखी तब भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगर मैं एसीएफ 2019 के पेपर की बात करूं, जो इन्वायरमेंट का जो पेपर था, अगर आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ा है और आप न्यूज़ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हो, लेकिन आपने अपना सिलेबस अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर किया है, तब भी आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करने में काफ़ी मुश्किल आ सकती है। बिकॉज आप जो करंट में क्या चल रहा है उससे अपडेटेड नहीं हो, तो आप इसको 100% अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो अच्छे मार्क्स लाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक, जो भी सिचुएशन आपके आसपास चल रही है, उसके बारे में आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, उत्तराखंड के टॉपिक्स पर। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या आप नोट्स भी बनाते हैं, सपोज अगर एनर्जी रिसोर्सेज पे आप कोई नोट्स बना रहे हैं, इसमें अगर आप हाइड्रो एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी, तो हाइड्रो एनर्जी का नेशनल लेवल पे कितना कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज वाइज, और मेगावाट और गीगावाट में कितना कंट्रीब्यूशन है, वो आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ उत्तराखंड, स्पेशल उत्तराखंड में कौन कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है और कितना कंट्रीब्यूशन हाइड्रो एनर्जी का उत्तराखंड के एनर्जी कंजप्शन में है।
ये आपको पता होना चाहिए। तो हर एक जो भी आप नोट्स बनाते हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप नोट्स बनाते हैं, वहाँ पे आपको उत्तराखंड को स्पेशल फोकस, स्पेशल मेंशन करना है। इसके बारे में आपको हाईलाइट करके जरूर लिखना है। इवन कि हिंदी और इंग्लिश में भी जो भी आपके एसेज होंगे, हिंदी इंग्लिश में जो भी आप ऐसे लिखोगे, वहाँ पे भी आपको उत्तराखंड पे ज़्यादा फोकस करना है और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। उससे आप अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हो। इसके बाद एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम पेपर का अगर मैं फॉर्मेट देखूं, क्वेश्चन पेपर, आप ये पॉइंट आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन पेपर को अगर हम देखें तो क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स ईच, सो 40 इंटू 4। सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन होंगे, दैट इज 40 इंटू 4 मार्क्स। यहां पे लेकिन ओवरऑल आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन हुए, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 8। तो 3 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस रहेगी। तो इसीलिए आपको सिलेबस आपको इस तरीके से कवर करना है। सपोज सिलेबस भी, जैसे सिलेबस में भी सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, तो आप यहाँ इन 5 क्वेश्चन में क्या है कि 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपने किसी भी एक सेक्शन से सॉल्व करने ही करने हैं। 2 क्वेश्चन आप यहाँ सॉल्व कर लेते हो तो आप 3 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। ये जो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ये इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए में आपको बायो और इन्वायरमेंट वाला पोर्शन मिलेगा और सेक्शन बी में आपका केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वाला पोर्शन मिलेगा। तो कुछ लोगों को ये इजी लगता है तो वो 3 क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं 5 में से 3 यहाँ से कर लीजिए, तो इसीलिए सेक्शन बी आपका स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एंड 2 क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से अगर इन्वायरमेंट वाला पोर्शन उठाते हैं तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आप ये बायो वाला पोर्शन छोड़ भी दें तब भी आप इसको पेपर को आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और इस तरीके से प्लान कीजिए कि मुझे कहाँ से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपका ये वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग है तो इसको बिल्कुल इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, बिकॉज आप 3 क्वेश्चन, आपको 5 में से आप 3 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करोगे। एंड जो 2 क्वेश्चन बचते हैं, बिकॉज आपको हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अगर आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से अटेम्प्ट कर लिए, 2 क्वेश्चन आप ये अटेम्प्ट कर, 5 पूरा पेपर आपका अटेम्प्ट हो गया। अगर आप ये इसको ना भी प्रिपेयर करो तब भी आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इन बातों का आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आप ओल्ड पेपर को थॉरोली एनालिसिस करो, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ऐसे आप अपना ये सिलेबस का ब्रेकेज कर लीजिए और ब्रेक करके जो आपको ईजी लगता है उस पोर्शन को पहले सॉल्व करें और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी प्रिपेयर करें। ये कुछ टिप्स थे जिनके थ्रू आप अपना FRO मेंस का पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसमें अच्छे मार्क्स आप फैच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।